I hope you all are doing well. Let's begin with the new topic, that is presumption. लॉ का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां कोर्ट ये मान के चलता है कि जो फैक्ट है वो सच है बिना किसी एविडेंस को मंगवाए। बट जनरली क्या होता है, जो कोर्ट की फंक्शनरी होती है वो एविडेंस बेस्ड होती है, वो सबूत आधारित होती है। मतलब कोर्ट कभी भी किसी भी फैक्ट पे बिलीव नहीं करता जब तक उसका एविडेंस कोर्ट एनालाइज ना कर ले। बट हियर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या होता है? प्रिजम्पशन एक रूल है जिसके अंदर कोर्ट एक्सेप्ट करते हैं कुछ फैक्ट कि ये सच है, जब तक कि वो डिस्प्रूव ना हो जाए। डिस्प्रूव्ड कैसे होगा? कोई भी पार्टी होगी जिसके अगेंस्ट वो प्रिजम्पशन रेज हुई है, वो पार्टी एविडेंस दिखाएगी कि नहीं ये फैक्ट सच नहीं है, तो वो प्रिजम्पशन खत्म हो जाएगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कोर्ट के पास एक केस आया जिसमें वो पर्सन 7 साल से मिसिंग था, तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन बना सकता है कि वो पर्सन मर चुका है। बट एक पार्टी एक फैक्ट रेस करती है कि नहीं ये इंसान तो जिंदा है, मैंने इसकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी है, मैंने इसको परसों ही घूमते हुए देखा था। तो अगर ये प्रूव कर देता है कि वो इंसान जिंदा है, तो ये प्रिजम्पशन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो प्रिजम्पशन दो कैटेगरीज में डिफाइंड है, एक तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होता है? प्रिजम्पशियो होमोनिस, मतलब प्रिजम्पशन ऑफ ह्यूमन माइंड, कि मतलब हमारे ह्यूमन माइंड में क्या प्रिजम्पशन बन रही है कि या तो ये मर्डर इसने ही किया है, नहीं इसने तो ये मर्डर नहीं किया। हमारे दिमाग में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिजम्पशंस बन रही है। ह्यूमन माइंड की जो प्रिजम्पशन होती है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट में आती है। अगर हम बात करें प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब होता है जो हमारे एक्ट के अंदर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे ये बता रखा है कि इस पे आपको प्रिजम्पशन लेनी है, तो वो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ हो गया। मतलब ये स्पेसिफाइड गिवन है अंडर द स्टैट्यूट। हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम और एविडेंस एक्ट में 3 तरीके की प्रिजम्पशन गिवन है। उनमें से सबसे पहले आती है मे प्रिज्यूम। मे प्रिज्यूम को हम डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन के नाम से भी जानते हैं। डिस्क्रिशनरी क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन पावर है कि वो उस फैक्ट को प्रिज्यूम कर ले एज ट्रू, कि कोर्ट मान ले कि ये फैक्ट सच है, या तो कोर्ट डायरेक्ट करे पार्टीज को, या तो कोर्ट डायरेक्ट करे पार्टीज को कि आप पहले एविडेंस दिखाओ, आफ्टर द एनालाइजेशन ऑफ एविडेंस मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इस फैक्ट पे प्रिजम्पशन लेनी है या नहीं लेनी। और जो मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशंस होती हैं वो रिवर्टेबल होती है, मतलब ऐसी प्रिजम्पशन को तोड़ा जा सकता है डिस्प्रूव्ड करके। डिस्प्रूव्ड मैंने आपको समझाया था कैसे होता है, जिसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन बनी है अगर वो प्रूव ला दे, एविडेंस ला दे कि ये प्रिजम्पशन गलत है, तो वो प्रिजम्पशन खत्म हो जाएगी। इसको हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। सेक्शन 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। मतलब अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस आया है, वो भी मैरिड वुमेन का, कोर्ट के पास। तो इसमें स्पेसिफाइड कर रखा है एक्ट में कि इसमें मे प्रिज्यूम लगेगा। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, या तो हस्बैंड और उसके रिलेटिव पे वो शक करे, ये मान के चले कि हाँ ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का क्राइम हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स यानी इन लॉज ने किया है। बट इसकी कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है वो हम इस सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहले वो मैरिड होनी चाहिए, उसने सुसाइड कमिट किया होना चाहिए, और वो 7 साल की मैरिज में होनी चाहिए। ये हमारी 3 कंडीशंस होगी, मैरिड वुमेन, कमिट सुसाइड एंड 7 साल की मैरिज। सब्जेक्ट क्रुएलिटी बाय हस्बैंड, मतलब मरने से पहले, सुसाइड होने से पहले हस्बैंड और उसके रिलेटिव पे क्रुएलिटी का केस चल रखा हो, या फिर कोई ऐसा एविडेंस शो हो जाए कि क्रुएलिटी हुई है उस पे, तो फिर कोर्ट उस पे प्रिजम्पशन बना सकती है। पर कोर्ट की मर्जी है, या तो वो पहले प्रिजम्पशन बना ले या फिर पहले वो एविडेंस मंगवाए उसके बाद प्रिजम्पशन बनाए। ये मे प्रिज्यूम था। शेल प्रिज्यूम, इसको हम मैंडेटरी प्रिजम्पशन भी कहते हैं। ये डायरेक्टिव इन नेचर होता है। डायरेक्टिव इन नेचर क्यों? क्योंकि जो स्टैट्यूट है, एक्ट है, वो डायरेक्ट कर रहा है कोर्ट को कि आपको इस पर्टिकुलर फैक्ट का प्रिजम्पशन लेना ही पड़ेगा। नॉट लाइक अ मे प्रिज्यूम कि आपके पास पावर है कि आप चाहे तो लो प्रिजम्पशन या नहीं, आपको इसमें लेना ही पड़ेगा। और जो शेल प्रिज्यूम है वो रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, मतलब इस प्रिजम्पशन को तोड़ा जा सकता है बाय शोइंग द एविडेंस,
जिसके अगेंस्ट वो प्रिजम्पशन बनी है। इस प्रिजम्पशन को हम इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है डाउरी डेथ की। अगर कोर्ट के पास डाउरी डेथ का केस आता है तो फिर कोर्ट ये मान के चलेगा उसके हस्बैंड और उसके रिलेटिव ने ही ये डाउरी डेथ करी है, पर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे कि मैरिड वुमेन होनी चाहिए, 7 साल की शादी में होनी चाहिए, उसकी जो डेथ है वो अननेचुरल सर्कमस्टांसेस से होनी चाहिए। अननेचुरल मतलब नेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे उसकी कुछ मेडिकल कंडीशंस थी तो इसलिए वो मर गई, नहीं। अननेचुरल में आ जाता है होमिसाइडल डेथ, किसी और ने मार दिया। सुसाइडल डेथ कि उसके साथ बहुत ज्यादा क्रुएलिटी हो रही थी तो वो सुसाइड कर ली तो वो मर गई। और मरने से पहले, अननेचुरल डेथ होने से पहले जो हस्बैंड और उसके रिलेटिव है मतलब इन-लॉज वगैरह, उस पे केस था क्रुएलिटी का, हरासमेंट का, या फिर कोई ऐसा एविडेंस दिख जाए जिसमें ये शो हो रहा है उसके साथ क्रुएलिटी हो रही है, तो ये प्रिजम्पशन जाएगी कि हस्बैंड ने और उसके रिलेटिव ने ही मारा है उसको। कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब ये होता है एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है, और अगर एक फैक्ट को हम प्रूफ कर दे तो दूसरा फैक्ट अपने आप प्रूव हो जाता है। ये एक इरिवर्टेबल प्रिजम्पशन है, मतलब जो प्रिजम्पशन बन गई है उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमने एक फैक्ट को प्रूफ कर दिया है और दूसरा फैक्ट कनेक्टेड है उस फर्स्ट फैक्ट से, इसलिए वो भी प्रूव हो चुका है। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि बात करता है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की, इसमें पहली कंडीशन है कंटिन्यूएशन ऑफ मैरिज। पहला फैक्ट है कंटिन्यूएशन ऑफ वैलिड मैरिज। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि वैलिड मैरिज है तो उसमें से जो बच्चा बॉर्न हो रहा है वो हम मान लेंगे हस्बैंड का लेजिटिमेट चाइल्ड है। अगर इनका डिवोर्स हो गया है और 280 डेज तक जो वुमेन है वो रीमैरी नहीं करती, दूसरी शादी नहीं करती, तो भी ये मान लिया जाएगा कि हस्बैंड का लेजिटिमेट चाइल्ड है। बेशक से ये ना भी हो तो भी हम ये मान लेंगे, क्योंकि चाइल्ड का वेलफेयर देखना है। बट हस्बैंड के पास एक एक्सेप्शन है, या फिर डिफेंस बोलो, डिफेंस है हस्बैंड के पास, कि अगर वो ये दिखा दे कि मेरे पास तो एक्सेस ही नहीं था सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मेरी वाइफ के साथ, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो गया, तो ये illegitimate child हो जाएगा husband का। Thanks for watching and share your views in the comment box, and do not forget to like and subscribe.